पराग पारेख। दोस्तों ये नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हो सकता है आप इनके नाम से जुड़े हुए एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट भी करते हो। आज के इस वीडियो में हम पराग सर की एक बुक स्टॉक्स टू रिचेस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस बुक से हम क्या क्या सीख सकते हैं और उन्हें अप्लाई करके खुद कैसे एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बुक आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक में बताए गए कुछ कॉन्सेप्ट्स जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, 75% लोग जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक सर आइजैक न्यूटन की। तो ये बात है ईयर 1718 की। तो उस टाइम पे साउथ सी नाम की एक कंपनी थी, उसका स्टॉक जो है वो काफ़ी बूम कर रहा था। तो सर आइजैक न्यूटन जो है वो उस कंपनी में अर्ली इन्वेस्टर्स में से थे जिन्होंने 175 पाउंड्स के रेट पे अराउंड शेयर्स को खरीदा था। और जब ये शेयर डबल हुआ यानी ऑलमोस्ट 350 पाउंड का हो गया, तब सर आइजैक न्यूटन ने उस शेयर में से एग्जिट ले लिया और खुशी खुशी अराउंड 7000 पाउंड कमा लिए, जो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो शेयर और बढ़ गया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि उनके कुछ दोस्त हैं वो अभी तक उस शेयर को होल्ड करके हुए रखे थे और उनके प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अपने दोस्तों को और अमीर होते हुए देखते हुए सर आइजैक न्यूटन के मन में एक फोमो और ग्रीड वाली फीलिंग पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ऑलमोस्ट टॉप पे उस शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और जैसा कि हर एक बबल के साथ होता है, ये भी बबल बर्स्ट हुआ और सर आइजैक न्यूटन को बहुत ही भारी नुकसान हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 20,000 पाउंड्स का था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पैसा था। आज के हिसाब से वो अमाउंट करोड़ों रुपीस का था। उसके बाद उन्होंने फेमसली ये कोट बोला था कि आई कैन कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ स्टार्स बट नॉट द मैडनेस ऑफ मैन। दोस्तों सर आइजैक न्यूटन की तरह ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट को लेकर भूल जाते हैं, वो ये कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग जो है वो 80% साइकोलॉजी के बारे में और 20% इंटेलिजेंस के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंसान जो है वो इमोशनल बीइंग्स हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो इमोशनल होकर लेते हैं, ना कि रैशनल होकर। और ये इमोशंस जो है वो हमें कई बार गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर हमें स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो हमारे लिए साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोच के देखिए कि जो भी लोग लॉटरी खरीदते हैं उन्हें भी पता होता है कहीं ना कहीं कि उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी शायद 1 लाख में से 1 है, लेकिन फिर भी वो लोग लॉटरी की टिकट्स को खरीदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मन में एक लालच होता है और ये होप होती है कि किसी तरह उनकी लाइफ चेंज हो जाए। और इसीलिए लॉटरी कंपनीज जो है वो इन लोगों का फ़ायदा उठाती है और ये होप देती है कि इनकी लाइफ चेंज हो सकती है। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक फील्ड है जिसको बोला जाता है बिहेवियरल फाइनेंस, जो हमें ये समझाती है कि हम इंसान ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम किसी तरह से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख ले और रैशनल होकर डिसीजंस ले तो हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टॉक्स टू रिचेस इस बुक में ऐसे ही इन्वेस्टिंग बायसेस के बारे में बताया गया है, यानी ऐसी गलतियाँ जो हम बहुत बार बिना सोचे समझे कर लेते हैं, जिनकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहला इन्वेस्टिंग बायस है लॉस अवर्जन का। तो हम इंसान जो है वो लॉसेस से काफ़ी डरते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी अपने पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके पापा ने येस बैंक के शेयर्स में लाखों रुपए डुबा दिए थे। वो कैसे? क्योंकि जब येस बैंक का शेयर अराउंड 250 रुपये चल रहा था तब उन्होंने पहली बार उस शेयर में इन्वेस्ट किया था। फिर जब वो शेयर गिर के 200 रुपये हुआ तब उन्होंने और एवरेज किया उस शेयर में। फिर वो जब गिरते गिरते 150, 100 रुपये, 50 रुपये चला गया। वो हर एक स्टेज पे उस शेयर को एवरेज करते गए। जैसे शेयर गिरता जा रहा था उनके मन में ये डर बैठा था कि अगर वो अपने शेयर्स को बेच के निकाल दे तो उनके लॉसेस जो है वो परमानेंट हो जाएंगे, और इस चक्कर में वो शेयर को होल्ड करते रहे और उनको लाखों का नुकसान हो गया। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई शेयर दिख रहा है कि हमें गिर रहा है और उसके फंडामेंटल्स भी ख़राब हो रहे हैं तो बेटर है कि लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। जब भी हमें किसी शेयर में प्रॉफिट होता है तब हम जल्दी कर लेते हैं और उसको हड़बड़ी में बेच देते हैं और प्रॉफिट को बहुत ही जल्दी बुक कर लेते हैं। वैसे जब भी हमें किसी शेयर में लॉस होता है तब हम उसको होल्ड करते हैं इस उम्मीद में कि वो किसी तरह हमारे बाइंग प्राइस पे पहुंच जाए, जिसके बाद हम उस शेयर को बेच पाए। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है सेलिंग विनर्स अर्ली एंड होल्डिंग ऑन टू लूजर्स, यानी अपने जो विनर स्टॉक्स है, यानी ऐसे स्टॉक्स जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, उनको बहुत ही जल्दी बेच देना। वेराज जो लूजर स्टॉक्स है जो आपको नुकसान दे रहे हैं उनको होल्ड करते रहना। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी क्यों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, तो आप इमेजिन कीजिए
कि बजाज फाइनेंस का शेयर जो आज 8,500-9 हज़ार रुपये के अराउंड चल रहा है, वो एक पॉइंट पे 7-8 रुपये का शेयर था। और किसी ने जब वो शेयर 16 रुपये का हो गया, ये सोचा होगा कि ये शेयर काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसमें से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो आप खुद सोच के देखिए कि उस इंसान को आज कितना रिग्रेट होगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपने विनर्स को होल्ड ऑन करना है, और जो भी लूजर स्टॉक्स है जिनके फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं और उनका स्टॉक प्राइस भी क्रैश हो रहा है, उनसे जल्दी एग्जिट करना है। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं वो ये कि हम अपनी स्टॉक पिकिंग स्किल्स पे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी बार ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है, यानी ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, उन्होंने अपने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। यानी अगर इंडेक्स ने सपोज 10% रिटर्न दिया है और इनके फंड ने सिर्फ 8% रिटर्न दिया है, तो इसको बोला जाता है अंडर परफॉर्मेंस। तो जैसा आप इस डेटा में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द फंड मैनेजर्स जो है वो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं जिनकी सैलरी करोड़ों रुपए में होती है, इनके पास बहुत सारा डेटा भी अवेलेबल होता है जो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर ये लोग अपने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्यों इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने स्टॉक पिकिंग स्किल्स पे। हमें हमेशा ये रियलाइज़ करना चाहिए कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो या वॉरेन बफेट, इनके हर 10 में से 2 या 3 स्टॉक पिक्स गलत होते हैं। तो इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तीसरी बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स होते हैं, हम उसी को कंफर्म करने वाली इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसको बोला जाता है कंफर्मेशन बायस। तो इमेजिन कीजिए कि आपका एक दोस्त है जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। तो आप नोटिस करोगे कि वो दोस्त जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप की न्यूज़ या पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ता है जो उस पार्टी के बिलीव्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो पार्टी गलत डिसीजंस भी ले। लेकिन आप नोटिस करोगे कि वो दोस्त हमेशा उसका पॉजिटिव साइड देखता है और वही न्यूज़ देखता है जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करता है। अगर ये मैं स्टॉक मार्केट से जोड़ूँ तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर एक पॉजिटिव व्यू है, तो हम हमेशा वही न्यूज़ या वही इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे बिलीव्स को ऑलरेडी कंफर्म करता है। हम बहुत बार जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस स्टॉक को लेकर, उस कंपनी को लेकर, इनको इग्नोर कर लेते हैं इस चक्कर में कि क्योंकि वो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ से कंफर्म नहीं करता है। दोस्तों, चौथा बड़ा इन्वेस्टिंग बायस जो हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से रोकता है वो है एंकरिंग बायस। तो ये एंकरिंग बायस क्या होता है? तो ये चीज़ जो है वो आपने काफ़ी शॉप्स में कॉमन देखी होगी। जैसे किसी चीज़ का प्राइस अगर $500 है, तो अगर मैं उसको $1000 काट के $500 लिखूँ, यानी 50% डिस्काउंट ऑफर करूँ, तो लोगों को वो चीज़ अफोर्डेबल लगने लगती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कपड़े देखने जाएं तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि किसी भी कपड़े का जो प्राइस है वो इस तरह से लिखा होगा कि 5,000 रुपये काट के 2,000 रुपये लिखा होगा और उस पर 60% ऑफ लिखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये ऐसा होता है तब हमें वो चीज़ अफोर्डेबल लगने लगती है, चाहे उस चीज़ की एक्चुअल में वैल्यू 1,000 रुपये ही हो, लेकिन क्योंकि हमें एक डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें वो चीज़ सस्ती लगने लगती है। इसी का फ़ायदा बहुत सारी कंपनीज उठाती है हमारे बिना रियलाइज़ किए। इसको बोला जाता है एंकरिंग बायस। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो एंकरिंग बायस है वो स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हमें कैसे हेल्प करता है। तो हम बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आपने किसी शेयर को 1,000 रुपये पे खरीद लिया है। अब ये जो 1,000 रुपये का प्राइस पॉइंट है वो आपके दिमाग में एक एंकर बन जाता है। अगर इमेजिन कीजिए कि वो शेयर गिर के 700 रुपये पहुँच जाता है, तो क्योंकि आपके मन में वो 1,000 रुपये का प्राइस एक एंकर है, तो आप वेट करोगे कि जब तक वो शेयर 1,000 रुपये तक रिकवर नहीं कर जाता है तब तक आप उस शेयर को बेचोगे नहीं, चाहे उस शेयर की फेयर वैल्यू से 500 रुपये हो। लेकिन क्योंकि 1,000 रुपये आपके मन में एक एंकर है, तब तक आप वेट करोगे और उस शेयर को होल्ड करोगे। हमें इस बायस से बचना है और हमें ऑब्जेक्टिवली सोचना है। अगर किसी शेयर की फेयर वैल्यू 500 रुपये है और वो मार्केट में अभी 700 रुपये पे चल रहा है, तो चाहे आपकी बाइंग प्राइस 1,000 रुपये हो, 1,200 रुपये हो या 1,500 रुपये हो, आपको उस शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए बिना ये सोचे और बिना वेट किए कि वो शेयर जब तक 1,000 रुपये तक रिकवर नहीं करता तब तक आप उससे एग्जिट ना लो, क्योंकि इस चक्कर में हम बहुत बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देते हैं। पांचवा इन्वेस्टिंग बायस है रीसेंसी बायस। तो दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो रिसेंट में इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं और उनके बेसिस पे डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे अगर मार्केट 5 दिनों से कंटिन्यूसली क्रैश हो रहा है, तो हम ये नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में जो है वो स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न दे ही देता है। हम उन 5 दिनों का सोच के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले कुछ साल भी मार्केट के लिए ख़राब रहेंगे। और इसका उल्टा साइड ये है कि अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलरली रैली कर रहा है और रोज़ 5% 10% का अपर सर्किट लग रहा है उसमें, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंटिन्यूसली रहेगा। और इस चक्कर में बहुत बार किसी स्टॉक में हम फंस जाते हैं टॉप पे और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है,
क्योंकि जब वो स्टॉक गिरता है और कंटिन्यूसली लोअर सर्किट्स लगते हैं उसमें, तो हम उस स्टॉक में फंस जाते हैं। इसलिए हम जब भी डिसीजन लें तो हमें जो रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिसीजन लेना है। छठा इन्वेस्टिंग बायस है हर्ड मेंटालिटी का। तो दोस्तों हम इंसान जो है वो डिज़ाइंड ही ऐसे है कि हम हमेशा हर्ड यानी भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। अब ये चीज़ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में तो सही हो सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये बहुत बार हमें गलत ट्रैप्स में फंसा देती है। जैसे अगर मैं रिसेंट में एग्जांपल दूं तो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो पिछले कुछ सालों में 10 गुना या 20 गुना हो गए, लेकिन इन कंपनीज की अर्निंग शायद 2 या 3 गुना ही हुई। अब बहुत सारे लोगों ने फोमो में दूसरों के प्रॉफिट्स देख के इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और अब ये शेयर्स जो है वो अपने पीक से ऑलमोस्ट 40-50% डाउन है। तो दोस्तों इसलिए आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तब हमेशा आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए, उस पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, ना कि दूसरों के व्यूज़ पे, दूसरों के प्रॉफिट्स देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ वॉरेन बफेट का एक काफ़ी फेमस कोट है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब लोग लालच में और शेयर्स खरीद रहे हो तब आपको अगर लग रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है तब आपको उन शेयर्स को बेच देना चाहिए, और जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा हो और लोगों में एक पैनिक का माहौल हो तब आपको और शेयर्स को खरीदना चाहिए। इन सब के अलावा इस बुक में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं, जिसके लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आई होप आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।